नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आज शुरुआत में उस खबर की तरफ रुख करते हैं जिसको 3 दिन पहले एनडीटीवी ने उठाया था और वो खबर अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेती जा रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। करीब 4000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर टूटने का खतरा है। 4000 परिवारों का अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो कम से कम 50,000 लोगों के ऊपर बेघर होने का इस सर्दी में खतरा मंडरा रहा है। उन्हें बेघर होने का जो डर है वो इसलिए सता रहा है क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो एक 29 एकड़ की रेलवे की जमीन है जहां पर यह कॉलोनी बसी हुई है, उसको अब हटाने का आदेश दिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लोग सड़कों पर उतरकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है जिसे अहम निर्देश दिए जा सकते हैं। खास बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव में यह जो सीट है वहां पर भाजपा हार गई थी, जिसके बाद कई तरीके के और भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिस तरीके से एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसे शाहीन बाग कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मेजॉरिटी में यानी कि ज्यादातर तादाद में मुस्लिम परिवार के लोग जरूर हैं, समुदाय के लोग जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर मुसलमान ही रह रहे हैं। कई हजार हिंदू परिवार, कई हजार हिंदू लोग भी इस जगह पर रहते हैं। यहां पर अगर मस्जिदें हैं तो साथ ही साथ मंदिर भी हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने सालों तक जो लोग यहां पर रह रहे थे, अतिक्रमण का समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर इतने साल तक प्रशासन की नाक के नीचे इतने लोगों को बसाया, कच्चे पक्के 4000 से ज्यादा मकान बन गए, कई लोगों की जिंदगी गुजर गई, आप उनसे बिजली का बिल, पानी का बिल, आपने उन्हें बाकी सुविधाएं जो हैं वो देनी शुरू कर दी, तो उन अधिकारियों का क्या? आपकी नाक के नीचे अगर इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट हो रही है तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और अगर ऐसा हुआ है तो इतने सारे लोगों को बिना किसी इंतजाम के हटाना कहां तक वाजिब है? क्योंकि सरकार कानून के कंधे पर रख कर इस वक्त गोली चला रही है। कानून अपना काम एक अलग तरीके से कर रहा है, पर मानवीय तौर पर और साथ ही साथ प्रशासनिक तौर पर क्या उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती उन अधिकारियों को चिन्हित करने की जिन्होंने इतने साल तक, रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कैसे इतने साल तक यहां पर अतिक्रमण होने दिया गया, कैसे लोगों को वहां पर रहने दिया गया, जमीनें खरीदी गई, बेची गई, उनके पट्टे हुए। तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है? इस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद लोगों ने कई मार्च भी निकाले हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर हैं। पहले जरा आपको कुछ रिएक्शंस जो हैं इस पर वो सुनवाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हम लोग हमारी तैयारी पूरी चल रही है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन्होंने कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आपको बता देते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए लगभग 4000 से ज्यादा जो घरों को गिराए जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, वहां का जो लोकल एमएलए हैं और साथ ही साथ और भी लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। इस बीच में जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील प्रशांत भूषण हैं, इन्होंने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नई याचिका पर दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है।
पूरा फटाफट आपको बता देता हूं संक्षेप से मामला क्या है, एक बार आपकी जानकारी के लिए। हल्द्वानी के उत्तराखंड में हाईकोर्ट का, जैसे मैंने आपको बताया, आदेश पर पूरा बवाल हो रहा है। साथ ही साथ ये जो इलाका है इस पे अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया गया है। गफूर बस्ती की रेलवे जमीन पर यह अवैध कब्जा बताया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4000 से ज्यादा घर जो है वो इस पर प्रभावित होंगे। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश को, जो हाईकोर्ट है उसने 1 हफ्ते का समय दिया है कि आप बुलडोजर चला दीजिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। गोला नदी पर पुल गिराने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। नदी में अवैध खनन के आरोप था। 2013 में याचिका दायर हुई थी। 2016 में सरकार ने कहा कि करीब 29 एकड़ के हिस्से पर पिलर लगाए। दूसरी याचिकाओं के साथ साथ इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है और अब सुप्रीम कोर्ट 2021 में ये जो मामला है वो पहुंचा था अवैध कब्जे पर, और इस पर अब चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने और कल इसकी सुनवाई भी हो सकती है। तो अब सवाल लेकिन यह बनता है कि इतने सारे लोग सड़कों पर ठंड में उतरे हुए, अधिकारियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? अतिक्रमण होने जब दिया गया तो अब क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको हटाने से पहले उनके लिए कोई प्रबंध किए जाएं? फिर कह रहा हूं, अतिक्रमण का कोई भी अतिक्रमण का सहयोग या उसके पक्ष में बात नहीं कर रहा है। बात इसकी है कि कैसे इतने सालों तक सरकारें, लोग मिली भगत अधिकारी करके लोगों से टैक्स भी वसूल लेती हैं और उसके बाद जब ऐसा कुछ होता है तो कानून के पीछे खड़े होकर हाईकोर्ट के कंधे पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला, जमीन से लोग क्या कह रहे हैं? मेरे सहयोगी रवीश वहां पर पहुंचे हुए हैं, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त हल्द्वानी के बनफूलपुरा में मौजूद हूं और यहां पर तकरीबन 4000 जो घर हैं उनको गिराया जाना है और बाकायदा जो है जो हाईकोर्ट है, नैनीताल हाईकोर्ट है, उसका भी आदेश हो चुका है कि ये सारे घर जो आप देख रहे हैं रोड के इस पार, वो सारे घर को गिराया जाना है। लेकिन इनको गिराए जाने का हाईकोर्ट से आदेश तो आ गया है, लेकिन जो यहाँ पर लोग सालों से रह रहे हैं वो अब सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका ये कहना है कि उनकी आखिर क्या गलती है। जब यहाँ पर इतने पुराने मकान बन रहे थे, यहाँ पर स्कूल सरकारी बन रहा था, यहाँ पर सरकारी बैंक हैं, ओवरहेड टंकी जो है यहाँ पर मौजूद है, उस वक्त आखिर कहाँ पर थी प्रशासन और उस वक्त क्यों नहीं बताया गया? अब अचानक इतने सालों के बाद में याद आया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ है, रेलवे किसको अपनी ज़मीन बता रही है और अब जो है वो रेलवे का ये कहना है कि तकरीबन 78 एकड़ जो ज़मीन है वो रेलवे की है और उस पर ये सारे मकान बने हुए हैं। तो मेरे साथ अय्यूब साहब हैं जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत बुजुर्ग हैं, 66 साल इनकी उम्र है और इनकी पैदाइश भी इसी बनफूलपुरा में हुई है। अय्यूब सर, ये बताइए कि ये जो नक्शा है ये 1960 का नक्शा है जी सर। काठगोदाम रेलवे का, हाँ, काठगोदाम का पूरी बस्ती का और रेलवे की जमीन भी है, इसमें खेत खलियान है। हाँ। और ये भी सन 1367 फसली है, जो भी सन 60 का नक्शा है, जो कि ये जो है ये रेलवे पटरी दिखाई दे रही है, ये बंजर जगह दिखाई दे रही है उस टाइम पे, ये इंदिरा नगर बसी भी है, ये जो है खेत खलियान है, ये हमारा कब्रिस्तान है और ये बागीचे वगैरह हैं जो 1367 फसली में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर घर गिराया जाना के आदेश हुए हैं, वो कहाँ पर है? यहाँ पर वो जो है ये जिनको मकानों गिराया आना ये है, इससे ऊपर के भी हैं और ये जो है ये लैंड नंबर ये जो यहाँ पर जो है, और दूसरा ये इन सब मकानों को गिरा जाना जो पुराने खेत खलियान है, जो कि सर्वे में बगीचे थे पुराने टाइम के और आज थोड़ी आबादी में तब्दील हो चुके हैं। अच्छा, ये पहले ये नक्शे में आप देखिए ये खेत खलियान थे जहाँ पर आज ये मकान बने हुए हैं, इन्हीं को गिराए जाने का आदेश हुआ है। हालांकि अब हम आपको अय्यूब साहब बता रहे हैं कि ये सारी जो नक्शे हैं पुराने वो यहाँ पर हैं और बाकायदा जहाँ ये सारे मकान बने हुए हैं इनको 99 साल की लीज बाकायदा रेलवे से ही मिली हुई है। कई सारे ऐसे भी मकान हैं जिनका रजिस्ट्री तक हुए हैं, यानी फ्री होल्ड हो चुके हैं। अब अगर मैं आपको दूसरी साइड में दिखाऊं तो अगर ये अवैध थे, अगर यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हो सकता था, तो आखिर ये आप देखिए ये जो सरकारी स्कूल है, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पर आप देखिए बनफूलपुरा में सरकारी स्कूल तक यहाँ पर बने हुए हैं और ये एक सरकारी स्कूल नहीं बना हुआ है,
यहाँ पर 4 सरकारी स्कूल हैं, 11 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं। ये देखिए पानी की टंकी, ये भी पानी की टंकी भी जो है वो उसी जद में आ रही है और इसको भी ये कहा जा रहा है कि ये सारे अवैध जमीन पर बना हुआ है। यानी निजी से लेकर सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं, जो स्कूल हैं, जो बैंक हैं, जो पानी की टंकी है, वो सबको अवैध बताया जा रहा है। हाई कोर्ट का आदेश हुआ है और उस आदेश पर अभी प्रशासन ने 9 तारीख तक की मोहलत इन सारे लोगों को दी है जिनके यहाँ पर मकान है। कहा गया है कि 9 तारीख तक आप ये अपने मकान को, जो इनका पुश्तैनी मकान है जहाँ सालों से लोग रहते आए हैं, उसको कहा जा रहा है कि 9 तारीख तक आप छोड़कर चले जाइए। प्रशासन का ये कहना है, अभी हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि वो 10 तारीख से जो है वो गिराने की कार्रवाई शुरू करेंगे। बाकायदा जो है पुलिस लगी हुई है, लगातार आप देखिए कि इस तरीके से पुलिस यहाँ पर राउंड करती है और सारे लोग डरे सहमे हैं। यानी जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, सारे लोग जो भी यहाँ इतने सालों से रहते आए हैं वो सब डरे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है, एक कहावत है कि किसी का हौसला और घोंसला जब टूटता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप देखिए कि ये सारे जो आशियाने हैं, इनके सर से जो छत है उसके तोड़े जाने का खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि ये सारे लोग जो है वो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं अपने घरों को बचाने के लिए। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी होनी है और देखते हैं इस मसले पर, क्योंकि ये सारे लोगों की जो निगाहें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इन घरों के ऊपर में क्या फैसला देता है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों ने वहां पर घर बना लिए, सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम जो हैं, ऑफिसेज जो हैं, वो भी इस जमीन पर बने हुए हैं। तो क्या उनको भी नहीं पता था कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं? ये बड़े सवाल है। आलोक वत्स साहब बीजेपी के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश गोटियाल साहब पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाकांत लखेरा जी हैं वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आलोक जी सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं कि लोग वहां पर यह बात कह रहे हैं कि देखिए, अगर ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के दायरे से देखा जाएगा, और सरकार शायद यही करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वहां पर बीजेपी सीट को हार गई थी, तो आपको लग रहा है कि ये सारे जो वोटर हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, एक तरफा से इन्हें साफ कर दिया जाए। क्योंकि सवाल आलोक जी ये इस वजह से उठ रहा है कि सरकार ने वहां पर कोर्ट के अंदर, सरकार क्यों नहीं पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं पहुंची, क्यों नहीं जांच हुई इस बात की कि कैसे वहां पर सरकारी दफ्तर भी बनते रहे इतने साल तक, तब किसी को अतिक्रमण याद नहीं आया? देखिए अंकित जी, ये मामला अभी का नहीं है। ये 2013 में एक जोशी जी ने PIL डाला था कि यहां अवैध खनन चल रहा है, और ये 29.4 एकड़ गफूर बस्ती है जिसको रेलवे ने उस समय कहा था कि ये नुजूल की, रेलवे की, नुजूल की और कुछ वक्फ बोर्ड की जमीन है, और इसे अवैध अतिक्रमण 2016 में ही करार दे दिया गया था। उस समय कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता थी इंदिरा हृदय, जो वहां की उस समय की MLA भी थी। उन्होंने इसको पुनर्विचार याचिका डाल दिया, जो 2016 से चल के 2022 में फिर से इस पर एक आदेश आया कि अवैध कब्जा है, और अब उसी अवैध कब्जा के कारण इसका अतिक्रमण ढाने की सुप्रीम हाईकोर्ट ने सिफारिश की है जी। तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, ये एक दिन का मामला नहीं है। राइट फ्रॉम 2013 में जो PIL डला, अब 2022-23 आ गया, 10 वर्ष का मामला है। ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं पर है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को उजाड़ने से पहले बसाने का इंतजाम कर दें? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि ये सरकारी लोगों के मिली भगत से ये मामला हुआ है जी, क्योंकि वहां पर सरकारी स्कूल बन गए, पानी की टंकी बन गई, सारी सुविधाएं वहां पर दिखाई दे रही हैं। आपके भी जो मीडिया के थे उन्होंने भी दिखाया जी। तो ये इतने दिन से इतनी सारी चीजें होती रही, अब किसी को पता नहीं था कि ये जमीन किसका है, सबको मालूम था कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। हाँ। तो अब जो है
ये लोग भी जो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा मौका और दिया जाए, एकाएक 7 दिन के अंदर खाली करने के लिए नहीं, थोड़ा इसको विलंब किया जाए, थोड़ा समय गणेश दिया गुडियाल जी, ये मामला पुराना मामला है। सरकारें कांग्रेस की भी रही है, सरकारें बीजेपी की भी रही हैं। उत्तराखंड में तो रिवाज ही रहता था 5-5 साल में सरकार बदलने का, इस बार ऐसा रिवाज टूटा है। तो ये सर ये बताइए कि इतने सालों तक सरकारें हाथ पे हाथ के धर के बैठी रही। अगर ये 2013 का मामला है तो क्या तब से लेकर अब तक इन लोगों को वहां से शिफ्ट करने के लिए कोई दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए सरकारों को कदम नहीं उठाने चाहिए थे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज मसला ये है कि अचानक किसी बस्ती को उजाड़ने के लिए, किसी बस्ती को हटाने के लिए आदेश हुए हैं। एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का ये परम कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों के हित में फैसला ले। हमारे प्रदेश में विस्थापन के नियम और कानून बने हैं। ऐसे तमाम वाकये हैं जहां पर लोग सरकारी भूमि में रहते हैं और सरकार को जब उस भूमि की आवश्यकता होती है तो उन लोगों का उचित विस्थापन किया जाता है। ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं। ये पहला उदाहरण है जहां पर सरकार अडिग हो रखी है कि नहीं, यहां से हटाना ही है, तुम अपना इंतजाम खुद करिए, जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि इसको धार्मिक दृष्टि से देखने के बजाय राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार है और सरकार को ये लगता है कि जब तक ये यहां से ये बस्ती में जो लोग रह रहे हैं इनको जब तक ना हटाया जाए तब तक आने वाले समय में भी वो इस सीट को नहीं जीत पाएंगे। ये ज्यादा बड़ा अंदेशा उन्हें लगता है। तो इसलिए सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए, रेलवे की अगर जमीन है तो पूरे देश में रेलवे की जमीन पर कितने लोग रह रहे हैं और जब जब रेलवे को उसकी जरूरत पड़ी क्या वहां से हटाया नहीं गया? मैं खुद ऐसे कई वाकयों को जानता हूं जहां पर रेलवे को बसे हुए, उनकी जमीन में बसे हुए लोगों को विस्थापित किया गया, रेलवे ने मकान बना कर दिए। लेकिन तो क्या इन लोगों के लिए कोई सर ये कोई एग्जाम्पल या ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया। लेकिन लखेरा साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि अगर इतने साल तक आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था, सरकार चाहे बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी, अधिकारी वहां पर सरकारी स्कूल बना रहे थे, टंकियां बना के दे रहे थे, तो अब क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है इससे? बिल्कुल बनती है। अगर देखिए, जैसे होता ना, मैं इसमें एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं कि ये जो कब्जा की समस्या सरकारी जमीनों पर, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे नगर निगम की जमीन हो, चाहे वो दूसरी भूमि हो जिसको नजूल की जमीन हो या खेती की जमीन हो, ये जमीन कब्जा करना अखिल भारतीय स्तर पर है। ये बीमारी कोई लोकल हल्द्वानी की या देहरादून की मलिन बस्तियों की या हरिद्वार की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स इसमें बहुत पहले से है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर आप कहीं से कोई अवैध कब्जा है, सब पहले तो आपको अवैध कब्जा उसे साबित करना पड़ेगा। हाँ। तो क्योंकि देखिए, ये विवाद है कि ये अंग्रेजों के जमाने में जो गोला नदी में जो खनन होता था, और ये गोला नदी में खनन जो अंग्रेजों के जमाने से पहले से ये जो लेबर आई, जो लोग बसे, जो तीसरी पीढ़ी के लोग आज वहां पर हैं, कई तो चौथी पीढ़ी के लोग वहां पर हैं। हाँ। तो ये आजादी के पहले से लोग यहाँ पर हैं और ये बसे गए और सरकारें आती गई। पहले उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा था, 22 साल से उत्तराखंड बना है, ये तो 22 साल से पहले था, 22 साल के बाद थोड़ी हुआ। हाँ। तो ये एक ऐसी समस्या है जिस पर एक समग्र दृष्टि, मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये कोई धर्म का इश्यू नहीं है। कई ऐसे जगह है जहां एक भी आपको मुस्लिम आबादी नहीं मिलेगी, लेकिन वहां कब्जा हो रखा है, दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे सवाल पर जी पूरी क्योंकि कई जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस सारी चीज के बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि कितनी जमीन हमारी है, कितनी रेलवे की है, यही तय नहीं है। सरकार ने खुलेआम कह दिया कि नहीं हमारी कोई जमीन नहीं, रेलवे की है। अभी उसकी जांच होनी चाहिए कि रेलवे की जमीन कितनी है। आलोक जी, तो सरकार की जमीन है क्या उत्तराखंड की सरकार को, क्या उत्तराखंड की सरकार 4000 घरों को, 50,000 से ज्यादा लोगों को इस सड़ती सर्दी में सड़क पे खड़ा करने के लिए बिल्कुल मन बना चुकी है? उन्हें फर्क नहीं पड़ता इतनी जनता सड़क पे पड़ी रहे? बहुत ये तो बहुत अमानवीय है इस सर्दी में इंसान। जी बिल्कुल। आलोक जी, सरकार क्यों नहीं ले रही इस पे स्टैंड? नहीं, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत जी ने कहा है, मैं उस बात से सहमत हूं। जो लोग यहाँ पर 1960 से रह रहे हैं, एकाएक उनको पदस्थापित कर देना
मानवीय आधार पर तो ये कहीं से मेल नहीं खाता है। लेकिन फिर अगर कुछ इसी तरीके से लोग सरकार की जमीन पर, रेलवे की जमीन पर कब्जा करते रहें और जब पता लगे कि नहीं साहब ये जमीन तो रेलवे की है या सरकार की है या किसी विभिन्न सरकारी एजेंसी की है, तो मानवीय आधार पर तो फिर कोई कहीं बैठ जाएगा, कहा जी हमको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन आलोक जी, अगर इसी को बदलना है और इस पे एग्जाम्पल सेट करना है, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने उठाकर जो अधिकारी इतने समय से वहां पर थे, जो सरकारी दफ्तर जिन्होंने वहां पर बनाए हैं जमीन पर सोचते हुए, उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया? क्यों अधिकारियों को दंड नहीं दिया जाता? क्यों अधिकारियों को नहीं जेल भेज देते, जिससे कि आने वाले समय में अधिकारी ये होने ही ना दे? लोगों के घर में मीटर लगा दिए, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं इतने दिनों से। अंकित जी, चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित था इसलिए लोग इस पर चुप थे। अब जब ये मामला कोर्ट से क्लियर हो गया है और जहां तक मुझे सुनने में आया है कि द मैटर हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, जिसमें सुनवाई होनी है, तो अगर वहां से ये मामला स्पष्ट हो जाएगा तो ये निश्चित है कि बहुत से सरकारी अफसरों पर गाज गिरना तय है। ये उनके बगैर मिली भगत के नहीं हो सकता है। और ये कांग्रेस के रेजिम में इस चीज को पदस्थापित किया गया, जबकि 2016 में ये बात बिल्कुल सही बात है, ये आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल सही है कि आज हो सकता है कि आपको, क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं, लेकिन इतने सालों से लोग वहां रह रहे हैं, सरकारें उनसे टैक्स भी वसूल रही हैं, तो जिम्मेदारी तो कांग्रेस की भी बनती है ना सर। इसका कोई समाधान पहले क्यों नहीं निकाला गया? नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इसको रोका। मैं नाम ले रहा हूं, इंदिरा हृदय। नहीं, देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में इस बात कही, सर उन्हें जवाब देने दीजिए। जी गणेश जी, प्रकार से कोर्ट में इंटरवेन करना चाहिए था कि हमारे इतने, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है जिसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने लोगों के हितों की रक्षा करे। सरकार को कोर्ट में इंटरवेन करना चाहिए था। सरकार को ये पता होना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण केस कोर्ट में चल रहा है, इंटरवेन करना चाहिए और हमारे 4000 लोग घर से बेघर न हो, उसके लिए प्रस्ताव देना चाहिए कोर्ट में, रेलवे के पास कि भाई हमारा ये प्रस्ताव है और इसके आधार पर जो है इसका निराकरण हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि आज से पूर्व कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार थी। इस प्रदेश में 10-11 साल जब से उत्तराखंड राज्य बना, आधे से ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। ये आज इसका फैसला होता रहेगा कि किसकी सरकार ने क्या गलत कर दिया। गलती अगर कांग्रेस ने के समय में हुई होगी तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय भी गलतियां हुई है। इसमें से जिन स्कूलों का तमाम चीजों का नाम लिया जा रहा है, निश्चित रूप से कोई ना कोई तब भी बना होगा। लेकिन बात यह है कि आज महत्वपूर्ण बात यह है कि निराकरण क्या है इसका। निराकरण यह है कि सरकार कोर्ट में इंटरवेन करती और इसका उचित जो हल है वो निकालकर प्रस्ताव कोर्ट में ले जाती कि इसका हल इस प्रकार है, हम अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि राजनीतिक मकसद है सरकार का, इस वजह से कोर्ट में सरकार इंटरवेन नहीं कर रही है? निश्चित रूप में देखिए, चर्चा ये है, मैं अभी बीच में एक हफ्ते पहले हल्द्वानी गया था, चर्चा ये है कि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और सरकार की मंशा ये है कि ये करीब 20-25 हजार वोटरों को यहां से अगर स्थापित कर दिया जाए तो नगर निगम की सीट आ सकती है। यह असली मकसद है। ये आम की है राजनीति। अगर ये सब बातें चर्चा में भी आ रही हैं कि लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी कहीं गुजार दी उनको विस्थापित करके एक चुनाव जीत लिया जाए। उमाकांत लखेरा जी, लेकिन एक बात ये भी बिल्कुल स्पष्ट है और सच बात भी है, कई लोग टीवी देख रहे होंगे, वो ये बात कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई, कोई आदमी कहीं पर भी जाके सरकारी जमीन पर बैठ जाए 20-25 साल तक अगर सरकार सोती रही तो क्या उसका हक हो जाएगा उस पर? देखिए मैं आपका सवाल बिल्कुल सही है। और कोई भी देखिए, कब्जे को तो कोई भी जायज नहीं ठहराएगा कि कब्जा बहुत अच्छा है, कब्जा कर देना चाहिए। सवाल ये है कि कब्जा आज नहीं हुआ, कब्जा पिछले 100 साल पहले, 80 साल 70 साल पहले का कब्जा है, आजादी के पहले का कब्जा है और उनको जमीन अलाट है, उनके लोगों की रजिस्ट्रियां हो रखी है, लोगों ने मकान बना रखे हैं और 4-5 हजार तो वैलिड मकानों की मकान है, जो वैलिड मकान है, लोगों के कागज है लोगों के पास। और 4-5 हजार मकानों में पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो मुझे लग रहा है कि ये जो आबादी है, ये आबादी 1-2 लाख के ऊपर ये आबादी पहुंचेगी। जो मैंने भी वो इलाका देखा हुआ है हल्द्वानी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रातों रात इस तरह से लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए, चरणबद्ध तरीके से उनको विस्थापित किया जाए।
कई तो ऐसे लोग भी हैं कि उन्होंने किराए पे कहीं और रह रहे हैं, वहां किराए जो पुराने मकान थे वो किराए पे दे दिए हैं। अब कैसे आप पता लगेंगे कि जो वो लोग वापस आ गए कि साहब ये हमारा मकान है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें कई तरह के दाव पेच है। मुझे लग रहा है कि प्रशासन को और उत्तराखंड की सरकार को इसमें मानवीय पक्ष को सर्वोच्चता देनी चाहिए। इसको धर्म का, जाति का, बिरादरी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आलोक जी, क्यों सरकार इस पर इतनी तत्परता दिखाती नजर नहीं आ रही है? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? भाई सरकार को भी सोचना होगा ना, चाहे उन्होंने आपको वोट दिया या नहीं दिया, अब वो सरकार सबकी सरकार है, उत्तराखंड का जो भी नागरिक है। तो क्या कोई हल निकालने के लिए सरकार इसमें तत्परता से सामने आती क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? वो इस बात की जल्दी में दिखाई पड़ रही है कि हाँ जल्दी लाइए, बुलडोजर चला दीजिए। देखिए अंकित जी, ये मामला कैच 9 सिचुएशन का है। ये गले में हड्डी फंस गई है। अगर सरकार इनको कहीं पर स्थापित कर देती है, कहीं जगह अलॉट कर देती है, तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि जाके सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो, फिर तुमको कहीं ना कहीं पर जमीन मिल जाएगी रहने के लिए। सरकारी जमीन पे बिना सरकार और अधिकारियों की मर्जी से कब्जा कैसे हो जाएगा? ये बात भी तो समझने की है ना। अंकित जी, हजारों ऐसे जगह हैं हिंदुस्तान में जहां पर इस तरीके के कब्जे हैं। अब आप इसमें मत जाइए कि क्यों है, किसने किया, किसने करवाया। ये जब मामला खुल के आता है ना, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया ही इज ऑनेस्ट। यहां पर ये मामला तो सर क्या इसी आर्गुमेंट से देश चलता रहेगा कि क्योंकि हैं तो इस वजह से चल रहा है? सरकारों की जिम्मेदारी फिर क्या है? पहले कब्जा कराएं, लोगों को मीटर बांटें, उनसे बिल चुका ले लें और उसके बाद कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोर्ट से निपट लीजिए। सरकार की जिम्मेदारी ये है, सभी सरकारों की, पूरे हिंदुस्तान की, कि वे ऐसे जगहों को पूरे अपने प्रदेश में चिन्हित करें कि कौन कौन से जमीन अवैध कब्जे में है। ये पूरी प्रक्रिया होगी, एक पूरी एक्सरसाइज होगी। सर ये एक्सरसाइज होनी चाहिए थी तब होगा, नहीं तो और जिस शायद तरीके से ये गले हम चार लोग जो इस वक्त टीवी पर बात कर रहे हैं इसके बारे में, आलोक जी, आप, जोडियाल साहब और साथ ही साथ लखेरा जी, हम सब के लिए कुछ भी आर्गुमेंट देना बहुत आसान है क्योंकि हम सब बड़े शांति में अपने अपने घरों के वातावरण में बैठ के बात कर रहे हैं। उन 50,000 लोगों का सोचिए जिन्हें ठंड में अब उनके जीवन भर की कमाई से आदमी ने किसी ने घर बनाया होगा, उसको बिल्कुल निस्तो नाबूद करने की उस पर बात आ गई है। सरकारों के लिए बड़ा आसान है ये कहना कि देखिए कोर्ट के पीछे छुपकर सरकार अगर खड़ी हो जाएगी तो सोचना पड़ेगा। और इतनी तत्परता क्या कभी अमीरों के कब्जे वाली जमीनों पर होती है? ये सवाल जरूर लोगों को समझना पड़ेगा और पूछना भी पड़ेगा सरकार से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि इसको उठाया जाए। फिर एक बार कहता हूं जाने से पहले, हमारा कोई मकसद नहीं है सरकारी कब्जे पर कोई भी जमीन हो, कोई कब्जा करे, गैर कानूनी हो, सरकार जैसा कानून कहता है वैसा करे। लेकिन उन लोगों का क्या जो इतने सालों तक वहां पर सरकार की तरफ से टैक्स ले रहे हैं, लोगों को बस्ते दे रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, क्यों कब्जा होने दिया गया? इस सवाल का भी जवाब बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही लोग पिसते रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में जो कंझावला में दर्दनाक हादसा हुआ उसकी, जिसमें एक लड़की को कई किलोमीटर तक एक कार के नीचे आने के बाद वो किस तरीके से घिसटती रही और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसमें जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, जिसकी विशेष बातें आपको बताते हैं। मृत लड़की के शरीर पर 40 इंजरी के मार्क्स हैं, 40 चोट के निशान हैं शरीर पर। कई सारी मिक्स्ड इंजरीज के निशान हैं। गाड़ी से टक्कर यानी कि एक्सीडेंटल इंजरी से करीब 5 हैं, इस तरह के निशान हैं। बाकी जो जिस तरीके से वो रगड़ी है, गाड़ी में फंस के घिसरती हुई गई है, उसके निशान हैं। मौत की वजह हेड, स्पाइन और लेफ्ट फीमर और दोनों लोअर लिम्स में इंजरी की वजह बताई गई है। उससे जो शॉक और हेमरेज हुआ है उससे इस लड़की की मौत हुई। ये सभी इंजरी कुल मिलाकर इकट्ठे होकर मौत की वजह बनी हो सकती हैं, या फिर जो हेड और स्पाइन में जो बोन्स हैं उसमें जो चोट लगी उससे भी मौत का कारण बताया जा सकता है। ये सभी इंजरी गाड़ी में टक्कर लगने के बाद ब्लंट फोर्स के इंपैक्ट और उसके बाद घिसटने से जो चोट लगी है उससे कारण बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी मुकेश जो लगातार इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं, एक एक जानकारी आप सबसे पहले यहां पर लेकर आ रहे हैं, एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, दो अहम बातें हुई हैं इस केस में। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी तरीके का दुराचार नहीं हुआ था, कोई सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश नहीं थी, लेकिन जो इंजरीज हैं वो बिल्कुल डराने वाली इंजरीज हैं।
देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई थी कि कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो चोटें आई हैं, जैसा पीएम रिपोर्ट में है कि 50 के करीब चोटें हैं टोटल मिलाकर आप देखें। और अगर आप पूरा टाइम देखें तो सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक जो आरोपी हैं वो अंजलि को गाड़ी में फंसाकर लगातार घूमते रहे, और जो उसका पिछला हिस्सा था जिसमें सर का हिस्सा था, बैकबोन थी, पीठ थी, इस यहाँ पर पूरे शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं। तो बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, क्योंकि आप इतने ड्यूरेशन तक किसी को लेकर गाड़ी में नीचे घूमते रहें तो निश्चित तौर पर चोटें बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह को जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पीएम रिपोर्ट के बेसिस पर अपने केस को मजबूत कर रही है। हालांकि बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का केस है, आरोपियों ने पहले तो गाड़ी को चढ़ाया, उसके बाद 3-4 बार गाड़ी को बैक किया और वो वहां से ले गए, और जब उनको मालूम चल गया कि इसमें लड़की फंसी हुई है, उसके बाद भी गाड़ी को ले गए। तो इससे जो लीगल एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये केस जो है मर्डर का बनता है, इसमें 304 का केस नहीं बनता। पुलिस चाहती तो इसमें हत्या का केस दर्ज कर सकती है। क्या वो अभी भी पुलिस इस बात को कर सकती है, हत्या के केस में कन्वर्ट कर सकती है? और दूसरा सवाल मुझे थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, जो उसकी सहेली सामने आई है उसकी गुत्थी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कई सारे उसने ऐसे बयान दिए हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े विरोधाभास वाले बयान हैं। देखिए, बिल्कुल पुलिस जब चाहे अपनी एफआईआर में धाराएं जोड़ सकती है। अगर आप देखें कि तो जो शुरुआत में एफआईआर हुई थी उसमें 304A धारा लगी थी, यानी कि लापरवाही से हुई मौत का मामला। लेकिन जब ये मामला मीडिया की सुर्खी में आया तो फिर 304 लगा दिया गया, गैर राजनीतिक हत्या। अब भी चाहे तो पुलिस 304 को चेंज करके या 304 के साथ 302 भी जोड़ सकती है। ये पुलिस पे डिपेंड करता है, उसकी जांच पे डिपेंड करता है। दूसरा, जहां तक उसकी सहेली की बात है, सहेली की अगर आप पूरी उसका स्टेटमेंट देखें तो वो अपनी ही दोस्त पर एलिगेशन लगा रही है बहुत सारे कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था, उसको होश नहीं था और उसको मैं बार बार रोक रही थी। ये सारी बातें वो अपने इंटरव्यू में कह रही है, और इस तरह से कहें तो उसका कैरेक्टर एसोसिएशन कर रही है। बिल्कुल। दूसरा, जो इसमें सहेली है उसका स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने जरूर रिकॉर्ड किया है, 164 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में भी रिकॉर्ड किया गया है। तो अब उसके स्टेटमेंट की जो अहमियत है वो यही है कि वो इस घटना की आई विटनेस है और उसके सामने ही ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, ये सब जानकारी हमें देने के लिए। जैसे मुकेश बता रहे हैं, पुलिस कहीं ना कहीं अभी भी सिर्फ अपनी जो साख है उसे बचाने के लिए लीपापोती करती नजर आ रही है। 302 का मुकदमा क्यों नहीं लगा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और जो सहेली के बारे में बात करी जा रही है, जिस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की जा रही है, ये तो सबने दिखाया कि कौन से होटल में थे और क्या कर रहे थे और क्यों पी रहे थे। वो 5 लड़के किस होटल में गए, कहां पिया, क्या किया, उनके उस पर कोई सवाल नहीं। यही से आपको समझ में आता है कि इस केस में किस तरीके की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। धार्मिक स्थलों पर भावनाओं की ठेस पहुंचाने के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। अपने तीर्थ स्थानों पर पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में कई जगह पर जैन समाज ने आज विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के आजाद मैदान में आज बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक रैली निकाली। आपको बता दें कि झारखंड में जो गिरिडीह जिले में एक जैन मंदिर है, जहां पर एक उसके आसपास के इलाके को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, उसको लेकर विरोध हो रहा है। उसी तरीके से गुजरात में भी एक जैन मंदिर और जैन पूजा स्थल के आसपास के इलाके को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, उसको लेकर भी जबरदस्त विरोध चल रहा है। झारखंड के पारसनाथ पर्वत पर जो जैन तीर्थस्थल है सम्मेद शिखर, उसे पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ आज मुंबई में जैन समाज आंदोलन कर रहा है। सुबह 9 बजे मेट्रो सिनेमा से महारैली निकली और फिर आज़ाद मैदान में गए और आज़ाद मैदान में एक तरफ सभा चल रही है। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो अभी भी इस सड़क पर हैं और सड़क पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क जाम कर रखा है। 9 बजे से इस समय 12 बजने के वक्त हो गया है, तब से ये सड़क जाम है। मजबूरन पुलिस को एक तरफ से ही जो है कि यातायात को नियंत्रित करना पड़ रहा है, यातायात चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये हट नहीं रहे हैं। पुलिस के हिसाब से पुलिस ने बार बार उनसे कहा है कि आप अंदर जाइए, क्योंकि आपको सभा के लिए स्थल अंदर दिया गया है, वहाँ जाकर आप प्रदर्शन कीजिए अपना। लेकिन कुछ उत्साही ऐसे लोग हैं
जो अभी यहाँ से जा नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस ने अब बड़ा बंदोबस्त कर दिया है, पुलिस की गाड़ी भी लगा दी गई है, पुलिस की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्हें समझाने की जरूर कोशिश कर रही है कि वो सड़क को छोड़ दें, सड़क जाम न करें, लोगों को परेशान न करें और जाकर अंदर जो आज़ाद मैदान है जहाँ सभा चल रही है वहाँ पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन करें। और जैन समाज जो वैसे भी शांति प्रिय रहा है, अनुशासन प्रिय रहा है और ज़्यादातर अपनी मांगों को लेकर कभी वो इतना मुखर नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से इतना आक्रोशित हो चुका है, इतना नाराज हो चुका है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज मुंबई में है, और मुंबई में एक तरफ जहां आज़ाद मैदान में सभा चल रही है, उनके जो नेता हैं, जैन मुनि हैं, वो संबोधित कर रहे हैं, वहीं कुछ उत्साही जो जैन युवक हैं, जैन समाज के लोग हैं, यहाँ पर सड़क फिलहाल जाम किए हुए हैं और पुलिस फिलहाल उनसे बार बार कह रही है कि आप अंदर जाइए और अंदर जाकर धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन जो जैन युवक हैं, जैन के समाज के कुछ लोग हैं, वो मान नहीं रहे हैं, यहाँ सड़क पर ही फिलहाल वो जमे हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चलिए, इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सीधे आपको उस खबर की तरफ ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहुंच गया था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे यानी कि अभी फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ओबीसी आरक्षण मामले में जो सरकार चाह रही थी, क्योंकि सरकार बीजेपी की सरकार के ऊपर लगातार वहां पर विपक्ष हमलावर था, उसके लिए भी ये बड़ी राहत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कम से कम हाईकोर्ट के इस फैसले के ऊपर रोक लगा दी है और उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है कि जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती। तो जो मामला था कि बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी रिजर्वेशन जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया था, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा था कि आप बिना इस आरक्षण के निकाय चुनाव कराइए, स्थानीय चुनाव कराइए, वो फैसला अभी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसको रोक लगा दी गई है। ये बड़ी राजनीतिक खबर है, इसके कई सारे मायने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम अभी इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार को राहत जरूर मिलेगी। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी रहेगा। आपसे कल होगी मुलाकात सवाल इंडिया का में।